वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। इस वीडियो में मैं 2025 में जो नए रूल, चाहे आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, जो आपकी एप्लीकेशन पे आप पे लागू होने वाले हैं वो डिस्कस करूंगा। 2024 एक ऐसा साल रहा जिसमें बहुत ज़्यादा अप डाउन्स देखने को मिले, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिली। तो अब 2025 में कौन से वो रूल हैं जो आपकी फाइल का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, साथ के साथ कनाडा का इमिग्रेशन फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो इस वीडियो में डिटेल में उन रूल्स को जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है एसडीएस क्लोज हो चुका है। 14 कंट्रीज जो एसडीएस के अंडर आते थे, अब उनके स्टूडेंट्स को, अगर आप 2025 में एक स्टूडेंट के तौर पे कनाडा में फाइल लगा रहे हैं, चाहे उन 14 कंट्रीज में से किसी में भी लगा रहे हैं, चाहे इंडिया से लगा रहे हैं, पाकिस्तान से, वियतनाम से, तो आपकी फाइल जो है वो नॉन एसडीएस कैटेगरी में जो है वो लाई करेगी। अब इसका जो है इम्पैक्ट 2025 में क्या देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, अब सारे की सारी फाइल्स, चाहे वो किसी एसडीएस कंट्री जो पहले होते थे 14, चाहे वो किसी नॉन एसडीएस कंट्री से आती है, तो सारी की सारी फाइल जो हैं वो एक जगह पे एक पूल में पड़ी हैं। तो इस वजह से जो 14 उन कंट्रीज को, एसडीएस कंट्रीज को एक एडवांटेज था उनके स्टूडेंट्स को कि उनकी फाइल्स को प्रेफरेंस दिया जाता था और बहुत बड़े लेवल पे उनके जो रिजल्ट हैं वो भी बहुत पॉजिटिव आते थे। तो अब वो एडवांटेज खत्म हो चुका है। तो आपके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, मैं कह सकता हूं कि कनाडा में अगर आपने अप्लाई करना है तो बढ़िया प्रोफाइल के साथ अप्लाई कीजिए, सही कोर्स लीजिए। अगर मास्टर और बैचलर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात, किसी की बातों में मत आइए। अगर 1 साल की फीस पे कर सकते हैं बहुत बढ़िया है, जीआईसी 100% पे करके चलिए, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि इस टाइम वैसे भी मैंने कहा कि आपके प्रोफाइल का जो कंपटीशन है, पहले वो 14 कंट्री से होता था, अब जो दुनिया में जहां से भी प्रोफाइल जाना है तो सबसे आपके प्रोफाइल को कंपीट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको वीजा मिलेगा। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। एसडीएस क्लोज हो चुका है, अपने डिसीजन इसी हिसाब से लीजिए। दूसरा वर्क राइट्स को लेकर है। कनाडा में पहले से 20 आवर्स पर वीक जो है वर्किंग राइट होते थे। ये पहली बार हुआ है कि कनाडा ने जो वर्किंग राइट्स को बढ़ा के अब 24 आवर्स पर वीक कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो अब से, यानी सितंबर 2023 से 4 से ये लागू हो चुका था, अब से अगर जैन 25 जाए उसके बाद जाते हैं आप, तो आप 24 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि 24 आवर्स के से ज़्यादा आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे इंसिडेंट रिसेंटली देखने को मिले हैं जिसमें लोगों को इस बेसिस पे डिपोर्ट किया गया है कि वो जो है वो 24 आवर से ज़्यादा काम करते पकड़े गए। और कई स्टूडेंट्स को वर्क परमिट, जो स्टडी के बाद आपको वर्क परमिट मिलता है, वो इसलिए डिनाई हुआ है क्योंकि उन्होंने अपनी स्टडी के दौरान ज़्यादा आवर्स काम किया था। जो रूल हैं स्टडी वीज़ा के, जिसमें ये 24 आवर वाला भी आ जाता है, उनको ब्रेक किया था। तो 24 आवर एक वीक में काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मत कीजिए, अवॉइड कीजिए, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। तीसरा रूल स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कनाडा में जब भी आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है। 1 साल वाले को अगर 1 साल की स्टडी की है 1 साल का वर्क परमिट मिलना है। अगर 2 साल की या उससे ज़्यादा की स्टडी की है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलना है। ये श्योर है कनाडा में। लेकिन रीसेंट बहुत बड़ी चेंज की गई है, क्योंकि कनाडा की जो लेबर मार्केट है उसमें अलग तरह के लोगों की डिमांड है और स्टडी अलग तरह के स्टूडेंट करते हैं, तो उसमें गैप था। उस गैप को कम करने के लिए कनाडा ने अब 966 जो कोर्सेज हैं उनकी लिस्ट निकाली है। अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो ही आपको वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज आपको स्टडी के बाद वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपने स्टडी वीज़ा 2025 में अप्लाई करने जा रहे हैं, उन 966 कोर्सेज की लिस्ट को आपने देख लेना है। आपका कोर्स उनमें से एक होना चाहिए, अदरवाइज आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। यहां पे मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि नवंबर के बाद जब ये रूल 2024 में आया है, तो इसके बाद कोई भी स्टूडेंट जिसने पोस्ट स्टडी वर्क पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करना है तो उसको आईएलटीएस, पीटी या जो भी वहां पे लैंग्वेज टेस्ट दिए गए हैं
वो लेना पड़ेगा। यानी कि पहले स्टडी वीज़ा के लिए आपको जो है वो लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता था, लेकिन अब कनाडा में स्टडी के बाद अगर अपने पोस्ट स्टडी वर्क अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आपको लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत है। आपके वहाँ पे बैंड स्कोर प्रॉपर होने चाहिए, तभी आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट किया गया है 2025 के लिए। इसके अलावा इसमें एक और बड़ा टिप है कि अगर आप बैचलर या मास्टर के लिए जाते हैं, कोई भी स्टूडेंट डिप्लोमा के लिए नहीं जाता है, बैचलर या मास्टर के लिए जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको किसी भी तरीके के प्रोग्राम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इन डिमांड कोर्स मत लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन बैचलर और मास्टर्स वाले इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। उनका कोर्स कोई भी हो, वो कोई भी स्टडी करें, उनको वर्क परमिट मिलना ही मिलना है। 3 साल का वर्क परमिट जो है वो मिलना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर डिप्लोमा के लिए जाते हैं तो आपका कोर्स इन डिमांड होना चाहिए, उस लिस्ट में से होना चाहिए। अगर आप बैचलर या मास्टर के लिए जाते हैं तो आप किसी भी स्टडी के लिए जा सकते हैं, आपको वर्क परमिट मिलेगा। अब बात करते हैं ओपन वर्क परमिट या स्पाउस वीज़ा वालों की। तो अगर 2025 में आपका स्पाउस पढ़ने के लिए वहां पे जा रहा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा उसको मास्टर प्रोग्राम में भेजिए। अगर वो +2 के बाद जा रहा है तो कुछ बैचलर प्रोग्राम है जिसमें वो जा सकता है। तो यही वो स्टूडेंट हैं जो अपने स्पाउस को कनाडा में बुला सकते हैं। इनके अलावा अगर आपका स्पाउस वहां पे वर्क परमिट पे है तो आप अपना ओपन वर्क परमिट या स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर वर्क परमिट ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना है, स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, तो सिर्फ मास्टर वाले मेजरली जो है स्टूडेंट वो अपने जो है स्पाउस को बुला सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपका स्पाउस इस टाइम पे 2025 में अप्लाई करेगा, बैचलर की हुई है, तो सिर्फ मास्टर प्रोग्राम में उसको भेजिए ताकि आप अपना स्पाउस वीज़ा ले सकें। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है। मास्टर 2 साल की होनी चाहिए, क्योंकि पहले 1 साल भी मास्टर भी इसके लिए एलिजिबल थी, लेकिन अब आपका मास्टर प्रोग्राम 2 साल का होना चाहिए, तभी आप स्पाउस वीज़ा लगा सकते हैं। तो ये स्पाउस वीज़ा की 2025 की। इसके अलावा आपने जो फंड दिखाने हैं वो लीको के हिसाब से दिखाइए। अगर लीको के हिसाब से फंड नहीं दिखाएंगे तो फंड्स के लेवल पे आपको रिफ्यूज़ल आ सकता है। तो स्पाउस वालों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी 2025 में आपको स्पाउस वीज़ा या ओपन वर्क परमिट मिल सकता है। अब बात करते हैं विजिटर वीज़ा वालों की। 2025 के में विजिटर वीज़ा वालों के लिए क्या है। तो विजिटर वीज़ा वाले आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक आपका पर्पस ऑफ विजिट, अगर विजिटर वीज़ा 2025 में कनाडा का लेना है तो 2 चीज़ें हैं। पहला, आपका पर्पस ऑफ विजिट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। मान लीजिए आपका बच्चा वहाँ पे पढ़ता है तो उसकी कॉन्वोकेशन है या कोई ऐसा ओकेजन है जिसके लिए फैमिली प्रेजेंट होनी चाहिए, तो आपने ध्यान में रखना है। अगर कोई और इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई ऐसी इमरजेंसी है जिसके लिए आपका जाना बनता है, तो वो है जो पर्पस ऑफ विजिट बहुत बड़ा लेवल पे इस टाइम पे डिसाइड कर रहा है कि आपको विजिटर वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अपना आपका वहाँ पे जाने का रीज़न क्या है। तो इस चीज़ को ख्याल में रखना है। दूसरा जो है, आपके फाइनेंशियल जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। इंडिया में आपका एक इनकम का सोर्स होना चाहिए, आपके पास फंड होने चाहिए, आप दिखा सकें कि कनाडा में मैं जितना भी टाइम स्पेंड करूँगा, आने जाने का सब खर्चा मेरे पास है। तो ये 2 चीज़ें हैं वो विजिटर वीज़ा डिसाइड करने वाली हैं 2025 में। यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि विजिटर वीज़ा अब आपके पर्पस ऑफ विजिट के जो लेंथ है, मान लीजिए आपने वहां पे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना है, मैरिज अटेंड करने जा रहा है, तो वो एक ऐसा इवेंट है जो 1 टाइम इवेंट है और जो थोड़े दिनों का है। तो आपको विजिटर वीज़ा 1 महीने या 2-3 महीनों के लिए दिया जा सकता है, और वो सिंगल एंट्री वीज़ा हो सकता है क्योंकि वो इवेंट 1 टाइम इवेंट है। लेकिन किसी ने मान लीजिए अपने बच्चे के उस पर जाना है, तो वो बच्चा वहाँ पे रहता है तो उसको बार बार आना जाना पड़ता है, तो उसको मल्टी एंट्री वीज़ा मिल सकता है और 1 साल से ज़्यादा या 10 साल तक का वीज़ा भी मिल सकता है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, कितनी बार आपको आना जाना पड़ता है। तो ये एक मेजर जो है चेंज की गई थी विजिटर वीज़ा वालों के लिए। तो अगर विजिटर वीज़ा 2025 में अप्लाई कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। पर्पस ऑफ विजिट क्या है, क्या उसकी लेंथ है, कितने बार आना जाना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको आपका वीज़ा 1 टाइम या मल्टी एंट्री जहाँ कितनी ड्यूरेशन के लिए मिलना है, कितना लंबा वीज़ा मिलना है, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो विजिटर वीज़ा अप्लाई करते टाइम 2025 में इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो ये वो रूल हैं, चाहे आप स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, विजिटर वीज़ा, ओपन वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, जो आप पे लागू होंगे, जो आपकी फाइल डिसाइड करेंगे क्या अप्रूव होगी या रिफ्यूज़ल आएगा, जो कनाडा के इमिग्रेशन को आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पे जो है वो शेप करने वाले हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना है।
होप्स हो के जो मेजर थे, हालांकि इन चेंजेस और भी थी, मैं डिस्कस कर सकता था, लंबी चले जाती वीडियो, लेकिन मैंने ये 5 निकाली हैं जो आपको सबसे बड़े लेवल पे इफेक्ट करने वाली है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। साल की पहली वीडियो है और ये वो वीडियो है जो पूरा साल आपको गाइड करेगी, तो शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।